तुम्हें ये मालूम है कि एक आदमी और एक जानवर में क्या फर्क होता है? एक आदमी और जानवर में फर्क सिर्फ जानकारी का है और जानकारी हासिल करने की क्षमता का। इसके अलावा जानवर कुछ पीछे की पंक्ति का जीव है और आदमी कुछ आगे की पंक्ति का जीव है। इसके अलावा आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं है। खाना अगर तुम खाते हो तो जानवर भी खा रहे हैं, ठीक है। तुम शादी करके कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोजेनी इसके लिए काम करते हो, वे बिना शादी के करते हैं। अब लिव इन का कॉन्सेप्ट भी तुम ले आए क्योंकि तुम आदमी होने की ओर नहीं जानवर होने की ओर बढ़ रहे हो, ठीक है। तुम कहते हो कि तुम्हारी यात्रा तो नीचे से ऊपर की तरफ होनी चाहिए थी, मानवता से भगवत्ता की ओर तुम्हें जाना चाहिए था, लेकिन तुम प्रगति जहां खड़े हो उससे नीचे की ओर कर रहे हो। तुमने जानवरों का वो गुण भी सीख लिया जो विवाह के संबंध में तुम्हारे पूर्वजों ने विकसित किया था। तुम कह रहे हो कि नहीं, अब हम पूरी तरह जानवर होके ही जिएंगे। इसके अलावा अगर अपने बच्चों से तुम्हें प्रेम है तो उन्हें भी है। अपने बच्चों का पालन पोषण आप करते हैं तो वो भी करते हैं। अगर तुम घर बनाते हो तो वो भी बनाते हैं। अगर तुम घर पर कब्जे की वृत्ति रखते हो तो वो भी रखते हैं। बताया जाता है ये शेर का इलाका है, उस इलाके में वो दूसरे शेर को बर्दाश्त नहीं करता। तो तुम अगर अपने घर में दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हो तो वो भी नहीं कर रहा। तुम एक भी अपना लक्षण ऐसा नहीं बता सकते जो तुम्हें जानवरों से भिन्न कर देता हो, सिवाय इसके कि तुम्हारे पास भाषा है, अभिव्यक्ति नहीं। अभिव्यक्ति उनके पास भी है। कुत्ता भी स्वयं को अभिव्यक्त कर देता है। जब तुम घर जाते हो तो तुम्हारा अगर जो पेट है वो स्वयं को अभिव्यक्त करता है कि वो प्रसन्न है और तुम उसकी प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हो। और जब तुम उसे धुतकारते हो तो वो अपमानित अनुभव करता है और दुखी होता है, तुम उसके दुख का अनुभव भी कर सकते हो। अब तो यहां तक खोजे हैं कि अगर पेड़ों को आप प्रेम और प्यार भरी दृष्टि से देखेंगे तो वे जल्दी बड़े होते हैं। यानी पेड़ भी आपके मनोभावों को समझ रहे हैं। और जगदीशन बसु जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, उन्होंने इसका विकास किया है। तो अभिव्यक्ति भी है उनके पास। उनके पास जो नहीं है भाषा, भाषा नहीं। और हो सकता हो भी हमारी जानकारी में ना हो। भाई कोई जरूरी थोड़ा ही है कि उनके पास भाषा नहीं है, क्योंकि जो हमें समझ में नहीं आता वो नहीं है, ये तो नहीं माना जा सकता। अगर 2-3 हजार साल पहले किसी से तुम कहते कि एक परमाणु को तोड़ने से इतनी ऊर्जा पैदा होगी कि पूरे पूरे शहर खत्म हो जाएंगे या पूरी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो तुम्हें लोग पागल कहते हैं, ठीक है। लेकिन 2-3 हजार साल बाद यह संभव हुआ, ठीक है। आज एटम बम क्या करते हो, चेन रिएक्शन, उस पर तोड़ा ही तो जाता है। और एक परमाणु के टूटने मात्र से इतनी एनर्जी पैदा होती है कि आज दुनिया के लिए खतरा है। यानी वो अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। ये सिद्धांत हमारी जानकारी में नहीं था, लेकिन ये सिद्धांत था, क्योंकि अगर ना होता तो ये आ कहां से गया। इसका मतलब था ना, क्योंकि खोज उसी की संभव है जो हो।
जो है ही नहीं, उसकी खोज कैसे होगी? उसकी खोज असंभव है। तो इसलिए हो सकता है जानवरों के पास भाषा भी हो, हमें उसकी जानकारी नहीं है। इसलिए अभी तक की जो हमारी उपलब्धि है वो सिर्फ इतना कहती है कि जानवर हमसे थोड़ा जो कमतर है वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे पास भाषा है और उनके पास भाषा नहीं। लेकिन हम इससे सहमत नहीं है, क्योंकि हमें लगता है हो सकता है ये भी हो। हाँ, एक बात से हम सहमत कि मनुष्य ये जानवर से बेहतर है, इसलिए क्योंकि उसमें सीख सकने की क्षमता है। सीखेगा या नहीं सीखेगा ये उसकी मर्जी है, ये उसके वातावरण पर निर्भर करता है। ईश्वर ने उसे सीखने की क्षमता दी है, और सीखने की क्षमता इसलिए ताकि वो खोज कर सके, क्योंकि लक्ष्य खोज है। सीख तो वो भी लेते हैं, सर्कस में सिखा दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन सीखने की क्षमता जो मनुष्य को दी गई ईश्वर की ओर से, वो एक उद्देश्य के लिए दी गई है कि वो सीखे आने वाली पीढ़ियों के लिए, और सीखे वो भी जो पीछे घट गया, उस पीछे घट गए के आधार पर सीख कर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाए। क्योंकि आदमी इस दुनिया में सिर्फ 150 साल के लिए आया है, लेकिन आदमियत की यात्रा अनंत है, अनंत समय से चल रही है और अनंत समय तक चलेगी। तो अगर आदमी डिफरेंट है जानवरों से, तो सिर्फ दो बातों में, एक भाषा है उसके पास, दूसरा उसके पास सीखने की क्षमता है। भाषा जानवरों के पास नहीं है, ये थोड़ा संदिग्ध है, लेकिन ये पूर्णतः असंदिग्ध है कि जानवरों के पास उस तरह सीखने की क्षमता नहीं है जिस तरह आदमी के पास सीखने की क्षमता है। इतना तय है, क्योंकि जानवर अगर सीखता भी है तो डंडे के डर से कि हमें खाना नहीं मिलेगा, हमारे डंडे पड़ेंगे, इस डर से वो सीख लेता है। और आदमी की जो सीखने की क्षमता है वो विकास के लिए है, अपने भी और दुनिया के भी। ये बेसिक फर्क है आदमी और जानवर में, ठीक है। और इसलिए आदमी को बेहतर मखलूक ये कहा है, ठीक है ना। तो तुम्हारी जो बेहतरी का दावा है, जो सारी जो कायनात है, ये सारी की सारी ईश्वर की बनाई हुई है, और इस सारी कायनात की सारी मखलूकों में तुम जो बेहतर होने का दावा करते हो वो सिर्फ एक आधार पर कि आपकी सीखने की क्षमता अपने और समाज के विकास के लिए है। सिर्फ इस आधार पर आप बेहतरी का दावा करते हैं, इसके अलावा आपके पास बेहतरी का दावा करने के लिए कोई कारण नहीं है। तो अगर तुम यहां डांट के डर से या डंडे के जोर से कुछ सीख भी रहे हो तो जानवर से ऊपर अभी नहीं हो। प्रारूप महत्वपूर्ण नहीं है, तत्व महत्वपूर्ण है। हमने कहा था कि प्रारूप महत्वपूर्ण नहीं होता। नींबू में खटाई ढूंढोगे, आम में खटाई ढूंढोगे, खटाई महत्वपूर्ण है, आम नींबू का प्रारूप महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। खटाई चाहिए, वो कहीं से मिल जाए, एक विशेष प्रारूप में खटाई मिले ये जरूरी नहीं है, खटाई मिले ये जरूरी है। तो इसलिए सीखना महत्वपूर्ण,
और सीखने की क्षमता ईश्वर ने आपको दी, लेकिन सीखने की क्षमता अगर विकास की ओर है, इसलिए मेरा भी हो, दुनिया का भी हो, तब तो सीखने की क्षमता ये तुम्हें जानवरों से डिफरेंट बना रही है। कि डंडे के जोर से अगर सीख रहे हो, ठीक है, या पेट भरने के लिए नौकरी पाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सीख रहे हो, तो तुम में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। और इसीलिए बड़े बड़े पदों पर नौकरी करते हुए लोग भी सिर्फ जानवर हैं। जरा उनको मिलकर देखिए, क्या उनका व्यवहार जानवरों से अलग है? उनका व्यवहार जानवरों से अलग नहीं दिखाई देता। उनका व्यवहार सिर्फ एक जानवर का दिखाई देता है। क्यों? उन्होंने जो कुछ सीखा वो पेट के लिए सीखा है, और जानवर भी जो कुछ सीखता है वो पेट के लिए सीखता है। वो व्यक्ति जो समाज के लिए सीखता है, वे व्यक्ति दुनिया में पेट भरने के साधन इकट्ठा भले ही ना कर, पेट खाली नहीं रहा उनका भी पेट खाली नहीं रहा, लेकिन पेट भरने के साधन इकट्ठा करके सामाजिक सुरक्षा ये भले ही हासिल ना कर पाए हो, चाहे इधर लगे जो चाणक्य हो या कोई हो, लेकिन इन्होंने जो सीखा वो स्वयं के कल्याण के लिए भी और जगत के कल्याण के लिए भी। इसलिए इन्हीं को मानव कहा जाता है। यही आदमी है, ये जानवर से भिन्न है। जो पिछला है वो आप इसलिए सीखें कि उसे सीखने में आपकी जिंदगी तमाम ना हो जाए, क्योंकि जिंदगी थोड़ी है, सीखना बहुत है। तो ऐसा ना हो जैसे आप एक स्थान पर गड्ढा खोदो, फिर उसी स्थान पर हम खोदे, फिर उसी स्थान पर हम खोदे, फिर उसी स्थान पर ये खोदे, तो पानी मिलेगा। लेकिन हम यहां खोदे, तुम वहां खोदो, तुम वहां खोदो, तो खुदेगा तो बहुत, लेकिन खुदने का कोई परिणाम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पाठ्य पुस्तक बनाई जाती है कि पहले जो खोदा गया उसे सीख लो, उसे जान लो और वहीं खोदो, ताकि पानी निकले। अगर पाठ्य पुस्तक नहीं होगी तो आदमियत ने जो यात्रा की है वो यात्रा तुम्हारे पास नहीं होगी, और फिर तुम भी सिर्फ खोजते रह जाओगे। ठीक है, और उतना ही खोज पाओगे जितना पहले खोजा जा चुका है। एक चैन नहीं बनेगी, एक कंटिन्यूएशन नहीं होगा, और जब चैन और कंटिन्यूएशन नहीं होगा तो कोई विकास नहीं होगा। जो पीछे से सिखाया जाता है वो सिर्फ इसलिए आपको आगे के लिए सीखना चाहिए, आपको आगे विकास करना चाहिए। नौकरी लक्ष्य नहीं है, प्रतिष्ठा लक्ष्य नहीं है, सम्मान लक्ष्य नहीं है सीखने का। और ये सीखने की जो यात्रा है ये दो तरफ है, एक अंदर की ओर है और एक बाहर की ओर है। बाहर की ओर जो ले जाती है, बाहर जो सीखने की यात्रा है, विकास दोनों तरफ, क्योंकि संपूर्ण विकास होना चाहिए। कहते बलिष्ठ शरीर में ही, ठीक है, सुकर्म करने योग्य योग्यता निवास करती है। सबसे पहला जो धर्म बताया वो केवल शरीर को बलिष्ठ बनाना, इसलिए प्राणायाम, योग, ठीक है, ये सब पहले कराते हैं, उसके बाद साधनाएं चलती हैं। ठीक है ना? तो सीखना दो तरफ है, क्योंकि एकांतिक साधना या एक तरफ विकास, ये विकास नहीं है। सर्वांगीण विकास, यही विकास होता है। तो शरीर का विकास और आत्मा का विकास दोनों, आत्मा को प्रसन्नता उपलब्ध हो ऐसे साधनों का एकत्रीकरण, और शरीर को सुख और शांति उपलब्ध हो ऐसे साधनों का एकत्रीकरण, दोनों लक्ष्य हैं। तो शरीर के लिए जो कुछ सुख और साधनों की उपलब्धि होती है वो विज्ञान के माध्यम से, वो शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि विज्ञान भी शिक्षा ही है, क्योंकि विज्ञान
प्रयोग सिद्ध शिक्षा है। ठीक है ना। शिक्षा दो प्रकार की, एक सैद्धांतिक, दूसरी प्रयोग सिद्ध। और सिद्धांत की सत्यता प्रयोग से जब सिद्ध हो जाती है तब सिद्धांत पर विश्वास जमता है। इसलिए शिक्षा ये स्वयं दो प्रकार की है, एक सैद्धांतिक, दूसरी प्रयोग सिद्ध। तो शिक्षा ये आपको शरीर इसके लिए सुख साधन उपलब्ध कराती है, और धर्म ये आपकी आत्मा को सुख और शांति उपलब्ध हो ऐसे साधनों की व्यवस्था करता है। इसलिए दो लोग देखे गए, एक शिक्षक, एक गुरु। गुरु आध्यात्मिक जगत का टीचर है और शिक्षक बाह्य जगत का टीचर है। जब दोनों से शिक्षा लेते हो और दोनों की शिक्षा का उपयोग अपने विकास और जगत के विकास के लिए, जगत के कल्याण के लिए करते हो, तब जाकर तुम जानवरों से बेहतर होने का जो तुम्हारा दावा है उसके योग्य खुद को सिद्ध कर पाते हो। अन्यथा तुम्हारी यात्रा जानवरों से भिन्न बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। इसलिए सोचो, और इसी बात को कहा कि साहित्य, संगीत, कला विहीन, ठीक है, जो व्यक्ति है वो कैसा है? साक्षात पशु है, पुच्छ विषाणहीन। विषाण सिंह को कहते हैं और पुच्छ पूछ को कहते हैं। यही अनंत काल से कहा है। साहित्य क्या है? शिक्षा। संगीत क्या है? मन को शांति देने वाला। ठीक है। साहित्य, संगीत, कला, इससे भिन्न, इससे विहीन है जो मनुष्य, वो साक्षात पशु है। पशुता जरूरी नहीं प्रारूप में हो, प्रारूप में पशुता नहीं है। प्रारूप में तो चिंपैंजी तुम्हारे तरह का है। ठीक है ना। प्रारूप में चिंपैंजी और तुम्हें को भिन्नता नहीं है, पूंछ हटा दो तो। और वैज्ञानिक बताते तुम्हारी भी पूंछ थी, और तुम्हारे पूंछ होती तो शायद इससे ज्यादा पूंछ तुम्हारी होती समाज में, कम से कम मदारी ले जाते हैं। ठीक है ना। तो तुम उसके परिवार के पालन और पोषण का माध्यम ये तो बनते ही, साथ में अपना पालन पोषण भी कर पाते, क्योंकि वो तुम्हारे पालन पोषण, तुम्हारे माध्यम से पालन पोषण अर्जित करता तो तुम्हारा भी करता। तो तुम्हारी पूंछ होती तो शायद इससे ज्यादा तुम्हारी पूंछ होती। कुछ तो शर्म करो, कि कुछ तो ये सिद्ध करो कि हम आदमी हैं, हम मनुष्य हैं। सिर्फ दावा कर देने से तो मनुष्य नहीं हो जाओगे, मनुष्यता को सिद्ध तो करो। अभी तक जो कुछ साबित है वो सिर्फ इतना ही साबित है कि तुम जानवर ही हो। जानवर प्रारूप में थोड़ा ही होता है, जानवर तत्व में होता है, गुण में होता है। कोई भी चीज तत्व में होती है। ठीक है। आप प्रारूप में क्या, इससे तो महत्व ही नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं। आज जो लोग लड़की से लड़का और लड़के से लड़की, ठीक है, लड़की से लड़का और लड़का से लड़की बन रहे हैं, इसलिए क्योंकि वे सिर्फ प्रारूप में है, लड़की या लड़का है, तत्व में वे वही हैं जो वो हो जाना चाहते हैं। जब कोई लड़की से लड़का बनने का दावा करता है, लड़का से लड़की होने का दावा करता है, तो मेडिकल साइंस में डॉक्टर चेक करते हैं, और जब वो पाते हैं कि यस, इसका शरीर भले ही लड़की का है लेकिन हार्मोन्स पुरुषों के हैं, इसमें पुरुषोचित बातें हैं, या पुरुष का शरीर भले ही है लेकिन इसमें स्त्रियोचित बातें हैं, तब वे इस बात का निर्णय लेते हैं कि आवश्यक सर्जरी करके
उसे पुरुष का शरीर दे दिया जाए या स्त्री का शरीर दे दिया जाए। तो प्रारूप में आप क्या हैं ये महत्व का विषय ही नहीं होता। आप तत्व में क्या है हमेशा महत्व का विषय ये है। तो तुम प्रारूप में आदमी हो तो तुम्हें जानवर हो, और ईश्वर ने तुम्हें जानवरों की श्रेणी में सबसे आगे पैदा कर दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम वाकई उन लोगों से बेहतर हो, जो ईश्वर की कृपा मानो। तुम कुछ आगे के जानवर हो, जानवर जिन्हें तुम कहते हो वो तुमसे कुछ पीछे के जानवर है, बस इतना ही है। ईश्वर ने जो तुम पर कृपा की है वो सिर्फ इतनी है कि तुम्हें सीखने की क्षमता दी है, दूसरों के लिए, अपने लिए, अपना विकास और दूसरों का विकास, इसके लिए। तो इसका उपयोग करो, इसका उपयोग करो, सिद्ध तो करो कि हम आदमी हैं, जानवर नहीं। ठीक है ना। और ये सीखने की क्षमता का उपयोग करके ही आदमियत के विकास के लिए तुम्हें पूर्व से अर्जित ज्ञान ये दिया जाता है, ठीक है, ताकि तुम आगे विकास कर सको अपना और दुनिया का। भारतीय पद्धति में इसे ऋषि ऋण से उऋण होना कहते हैं, ठीक है ना। और अन्यथा तुम्हारा ये मानवीय कर्तव्य भी और इसे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी शामिल किया है। क्या कहा है? आप अपना विकास इतना करें कि राष्ट्र, ठीक है, उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है, इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटी रखी गई। फंडामेंटल का मतलब ही है कि वो ड्यूटी जो हटाई नहीं जा सकती, वो लौट नहीं सकती, क्योंकि फंडामेंटल कहते ही उसको जिसके होने से कोई वस्तु किसी वस्तु के रूप में कैटेगराइज होती है। ठीक है, फंडामेंटल उसी को कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा इसका फंडामेंटल कैरेक्टर है कि ये कार्य करने का माध्यम बनती है। ठीक है, ऊर्जा चाहे गतिज हो चाहे स्थिति, ठीक है, पोटेंशियल, काइनेटिक, दो प्रकार की एनर्जी है। अब तो कई आ गई, एटॉमिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी स्वयं में कुछ थोड़ा ही है। एनर्जी से विकास भी होगा, विनाश भी होगा। एनर्जी का तो कोई चरित्र नहीं है, एनर्जी की तो कोई प्रकृति नहीं है। वो तो जिसके हाथ में जाएगी उसके हिसाब से होगा। ठीक है ना। लेकिन एनर्जी का फंडामेंटल कैरेक्टर है, वो कार्य करने का वाहक बनती है। जो कार्य करने का वाहक नहीं, वो एनर्जी नहीं है, वो कुछ भी हो। ठीक है ना। तो चीजों के फंडामेंटल कैरेक्टर है, आदमी का फंडामेंटल कैरेक्टर है कि वो सीखता है अपने लिए, दूसरों के लिए। वो खोजता है अपने लिए, दूसरों के लिए। और सीखने की इस प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं, जिसके लिए वो अपने लिए और दूसरों के लिए खोजता है। और सीखने की उस प्रक्रिया को जिसमें वो अपने लिए खोजता है, साथ ही जगत के लिए खोजता है, इस प्रक्रिया को ज्ञान प्राप्ति कहते हैं। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, यूनिवर्सिटी नहीं गए थे डिग्री लेने। ठीक है ना, इसे ज्ञान प्राप्ति कहते हैं। ठीक है, इस सीखने की प्रक्रिया को जो सिखाता है वो शिक्षक है, और उस जगत में, ठीक है, ज्ञान की साधना में जो आपका सहयोग करता है वो गुरु है। दो भिन्न भिन्न व्यक्तित्व हैं जो आपको दो भिन्न भिन्न चीजों में सहायता प्रदान करते हैं। तो वो शिक्षक नहीं है जो तुम्हें संपूर्ण सिखा नहीं रहा, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट बता रहा है, वो तुम्हारा विकास कर रहा है।
और ना ही दुनिया को कुछ दे रहा है। वो तुम्हें गुट्ठल बना रहा है, कुछ नहीं कर रहा। ठीक है ना? वो तो शिक्षक वेशधारी ठग है। ठीक है, ठग भी हमेशा किसी का रूप बनाकर आता है, तभी तो ठगी करेगा, अन्यथा ठगी कैसे करेगा? अगर वो असल वेश में हो तो ठगी तो कर ही नहीं सकता ना। तो ठग है जो तुम्हें इंपॉर्टेंट सिखा रहा है, जो तुम्हें शॉर्टकट बता रहा है, जो तुम्हें ट्रिक्स बता रहा है। क्योंकि शिक्षा इसलिए नहीं है कि तुम ट्रिकों का उपयोग करो, तुम इंपॉर्टेंट ढूंढो, इसके लिए नहीं शिक्षा। ठीक है, तो कुछ तो करो